नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप देख रहे हैं उत्तराखंड के आन। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 खबरों की, जो कि अखबार के माध्यम से आई हुई हैं। दोस्तों, नौकरी और शिक्षा से जुड़ी हैं तमाम बड़ी खबरें होती हैं। उत्तराखंड की बड़ी खबरों के बारे में हम आज जानने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिससे कि मैं दोस्तों आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो दोस्तों, देख लेते हैं फटाफट से टॉप 5 खबरें जो कि आज के अखबार के माध्यम से आई हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो उत्तराखंड रोडवेज से है। दोस्तों, रोडवेज जो नई भर्ती निकालेगा वो उपनल और पीआरडी से कराने वाला है, उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उपनल और पीआरडी से नई भर्ती कराएगा रोडवेज। तो दोस्तों, यहाँ जो है जो रोडवेज में नई भर्ती निकलेगी वो अब उपनल और पीआरडी के माध्यम से यहाँ कराई जाएगी। रोडवेज में अक्षम ड्राइवर और कंडक्टरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई अंतिम चरण में है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों की जगह रोडवेज प्रबंधक उपनल और पीआरडी से नई भर्ती भी कराएगा। रोडवेज के करीब 84 असक्षम ड्राइवर और कंडक्टरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की लंबे समय से कार्रवाई चल रही है। महाप्रबंधक दीपक जैन ने बताया कि कार्रवाई अंतिम चरण में है। ड्राइवर कंडक्टरों को सेवानिवृत्त करने के बाद काम प्रभावित ना हो, इसके लिए उपनल और पीआरडी कार्यालय से कार्मिकों की डिमांड की जाएगी। बताया कि लिपिकों के डिमांड उपनल और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की डिमांड की पीआईडी से की जाएगी। उन्होंने सभी मंडलीय प्रबंधकों को आदेश का रिक्त पदों की समीक्षा करने को कहा है कि रिक्त पदों के सापेक्ष ही डिमांड की जाए और इसके साथ ही सभी अक्षम परिचालकों से सभी सक्षम परिचालकों से बस परिचालन का ही काम लेने को कहा है कि इसमें शिथिलता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ जो दोस्तों असक्षम हैं ड्राइवर या कंडक्टर, उनके बदले दोस्तों अब जो है नई भर्ती निकलेगी वो दोस्तों रोडवेज कराने वाला है। उपनल और पीआरडी से नई भर्ती कराएगा रोडवेज, तो उसी को लेकर दोस्तों यह खबर है। तो दोस्तों, यहाँ जो है जल्द ही उपनल विभाग में और दोस्तों पीआरडी के माध्यम से दोस्तों आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, कुछ कंडक्टरों और दोस्तों कुछ ड्राइवरों की। तो दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सी है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एसिड अटैक पीड़िता को 35 लाख मुआवजा दे। हाईकोर्ट ने दोस्तों यह निर्णय सुनाया है। सर्जरी की व्यय भी वहन करेगी राज्य सरकार। 60% से अधिक ज़्यादा जल गई थी जसपुर निवासी नाबालिग। तो दोस्तों, यहाँ जो है एसिड अटैक पीड़िता को 35 लाख रुपए दिए जाने का यहाँ दोस्तों हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर की एसिड अटैक पीड़िता के पक्ष में निर्णय देते हुए राज्य सरकार को पीड़िता को 35 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीड़िता को चिकित्सा और सर्जरी पर व्यय उसे भी राज्य सरकार वहन करेगी, भले ही इलाज उत्तराखंड से बाहर हो या दिल्ली या चंडीगढ़ में हो। सुनवाई न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष एसिड अटैक पीड़िता गुलनाज खान की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मुआवजे की धनराशि बढ़ाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा है कि 29 नवंबर 2014 में जसपुर में हुए एसिड अटैक के समय वह 12वीं कक्षा की छात्र थी और नाबालिग थी। अज्ञात व्यक्ति की ओर से दिए गए प्रेम प्रसंग के प्रस्ताव को ठुकराए जाने के कारण उस पर एसिड अटैक किया गया, जिससे वह 60% से भी ज़्यादा जल गई थी। चिकित्सकों की ओर से इसे भी प्रमाणित किया गया है। घटना में इसका दाहिना कान पूरी तरह से खराब हो गया था और दूसरे कान की 50% सुनने की क्षमता चली गई थी। तो दोस्तों, यहाँ जो है जो एसिड अटैक पीड़िता है उसे दोस्तों राहत मिली है। यहाँ दोस्तों सरकार उसे 35 लाख रुपए का मुआवजा दे, ऐसा दोस्तों हाईकोर्ट ने यहाँ निर्णय सुनाया है। तो दोस्तों, देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भारत की क्षमता और बढ़ चुकी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो है भारत पहुँचा 36वां राइफल वायुसेना की ताकत बढ़ी है। तो दोस्तों, यहाँ जो है 36वां विमान जो वायु विमान है वो दोस्तों सेना के पास आ चुका है दोस्तों। उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। राफेल सौदा पूरा, भारतीय वायुसेना विमानों को उच्चतम मानकों पर कर रही है अपग्रेड। तो दोस्तों, यहाँ जो है भारत पहुँच चुका है 36वां राइफल, और दोस्तों यहाँ जो है भारत की जो सेना की ताकत और बढ़ गई है, उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। सीमा पर चीन की चालबाजियों के बीच राफेल लड़ाकू जेट सौदा बृहस्पतिवार को पूरा हो गया है। फ्रांस में बना 36वां
लड़ाकू जेट यूई के रास्ते भारत पहुंच गया है। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट कर इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि राफेल सौदा पूरा हो गया है। भारत में फ्रांस दूत इमैनुएल लेनिन ने भी इसको लेकर बधाई दी और ट्वीट किया, हमें गर्व है कि हम भारत की वाचिक तकनीक से लैस सभी राइफल भारतीय धरती पर पहुंच गए हैं। राफेल सौदे के तहत अब तक मिले 35 लड़ाकू विमानों को विशेष सुरक्षा रणनीति के तहत हरियाणा में अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा में तैनात किया गया है। इन्हें एयरबेस से राफेल उत्तरी और पूर्वी सीमा पर दुश्मन भी नापाक हरकत का माकूल जवाब देने में सक्षम है। तो दोस्तों यहाँ जो है भारत का जो 36वां राइफल है वो भी दोस्तों यहाँ भारत के पास पहुँच चुका है। दोस्तों यहाँ भारत के जरिए दोस्तों अब लगातार ताकत बढ़ाई जा रही है, क्योंकि आपको पता है भारत और चीन के बीच थोड़ा तनाव चल रहा है। उसी को लेकर दोस्तों यह एक सौदा तो पूरा होना ही था राफेल का, क्योंकि दोस्तों जितने 36 विमान थे वो आने थे तो वो आ चुके हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है, नौसेना की भी यहाँ ताकत बढ़ने वाली है दोस्तों, उसे भी एक पोत मिलने वाला है दोस्तों। 18 को ये शामिल होने वाला है, उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। नौसेना में 18 को शामिल होगा विध्वंसक पोत मोरमुगाओ। तो दोस्तों यहाँ जो है ये नौसेना में शामिल होने वाला है 18 दिसंबर को। तो दोस्तों यहाँ इसकी जो लंबाई है दोस्तों, ये कितना लंबा है, 163 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा है ये पोत। वहीं दोस्तों थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे। एक और विध्वंसक पोत INS मोरमुगाओ भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ने के लिए तैयार है। अब चाहे अरब सागर हो या हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, किसी भी तरफ से दुश्मन देश पर नज़र उठाने नहीं देख पाएगा। INS मोरमुगाओ रविवार को नौसेना में शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ जो है INS मोरमुगाओ रविवार को नौसेना में शामिल होने जा रहा है। तो दोस्तों इसकी जो क्षमता है वो भी आप सुन लीजिए। 300 किलोमीटर दूर से निशाना लगाने की क्षमता है इसमें। यह उड़ते विमान पर 70 किलोमीटर और ज़मीन या समुद्र की सतह से मौजूद लक्ष्य पर 300 किलोमीटर दूर से निशाना लगाने में सक्षम है। 7500 टन का INS मोरमुगाओ 163 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा है। तो दोस्तों यहाँ जो है नौसेना को भी अपनी एक ताकत बढ़ाने का यहाँ दोस्तों अवसर मिल गया है। यहाँ दोस्तों INS मोरमुगाओ यहाँ उसमें शामिल होने जा रहा है। तो यह हमारे और हमारे देश के लिए गर्व की बात है दोस्तों। लगातार हमारी जो सरकार है और दोस्तों जो सेना है वो लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है, जिससे कि दुश्मनों के दोस्तों हौसले पस्त हो सके। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भारत और चीन की सीमा पर जो तनातनी है उसी को लेकर दोस्तों ये खबर है। तो थोड़ा सा यहाँ यह जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक का क्या हाल है और आगे क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ जो है थल सेना के पूर्व कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने शुक्रवार को कहा दोस्तों यहाँ जो है भारत और चीन सीमा पर नियंत्रण मजबूत है। यहाँ उन्होंने एक बयान दिया है, उसी के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ कलिता का एक थोड़ा सा इंटरव्यू है, उसी को लेकर दोस्तों मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ कि क्या माहौल है। चीन और भारत की जो सीमा है वो कितना नियंत्रण है और किस प्रकार से यहाँ दोस्तों भारत चीन का जवाब दे रहा है। थल सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल RP कलिता ने शुक्रवार को कहा है कि देश की उत्तरी सीमा चीना बॉर्डर से सटे सीमा क्षेत्रों में स्थिरता है। यहाँ भारतीय सशस्त्र बलों का मजबूत नियंत्रण है और अरुणाचल प्रदेश में तवांग शहर के उत्तर पूर्वी में स्थित सीमावर्ती क्षेत्र योंगतेंस से भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के एक सप्ताह बाद कलिता ने बात कही है कि इस क्षेत्र पर चीन की सेना पीपल लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने 1962 में भी हमला किया था। कलिता यहाँ पूर्व कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम में 51वें विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि समारोह के बाद मीडिया से मुखातिब हुए थे। कलिता ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर विभिन्न बिंदुओं को लेकर दोनों देशों की सेनाओं की अलग अलग अवधारणाएं हैं। उनमें से 8 जनरल कलिता ने कहा है कि वर्तमान में हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उत्तरी सीमा से लगे सीमा क्षेत्रों की स्थिरता है और हमारा मजबूत नियंत्रण है। कलिता ने कहा है कि दोनों पक्षों के सैनिकों को कुछ मामूली चोटें आई हैं और स्थानीय कमांडर ने मौजूदा प्रोटोकॉल के जरिए बातचीत कर इस मुद्दे को हल कर दिया है।
इसके बाद कुंभला में एक फ्लैग मीटिंग हुई जिसमें इस मुद्दे को और अधिक सुलझाया गया। चीन द्वारा घुसपैठ और ज़मीन कब्जाने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इसका संक्षिप्त उत्तर नहीं है। सशस्त्र बल हमेशा राष्ट्र की सुरक्षा के लिए तैयार रहते हैं और रक्षा बलों को प्राथमिक कार्य की भी बाहरी और आंतरिक खतरे से निपटारा देश के लिए क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करना है। तो दोस्तों यहाँ जो है उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारा जो नियंत्रण है वो पूरा कंट्रोल में है, हम किसी को घुसने नहीं देंगे। साथ ही जितने भी दोस्तों वहाँ के जुड़े हुए क्षेत्र हैं वो अधिक संवेदनशील है और दोस्तों अभी फ़िलहाल हमारे पूरा कंट्रोल में है। वो दोस्तों ये थे कलिता जो कि कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल है उस इलाके के जहाँ दोस्तों यह सब घटनाएं हुई है मार पिटाई की चीन और भारत सैनिकों के। तो दोस्तों उन्हीं के दोस्तों इंटरव्यू के जरिए हमें पता चला कि अभी पूर्ण नियंत्रण में है, वहाँ की जो स्थिति है वो काबू कर ली गई है। जो 7 जगह कब्जाने वाली बात है वो बिल्कुल नकार दी गई है दोस्तों। फिलहाल वहाँ थोड़ा सा रोक था भारतीय सैनिकों और चीन सैनिकों में, जो कि सुलझाया जा रहा है स्थानीय लोगों और उनके जरिए। तो दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ कौन सी है। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो खेती करते समय दुर्घटना में मौत पर अब 1.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो है उत्तराखंड सरकार ने घोषणा कर दी है जिसके तहत दोस्तों यदि आप किसान हैं और आपको खेती करते समय आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो दोस्तों आपकी आंशिक और दोस्तों मौत पर तो यहाँ दोस्तों आपके परिवार वालों को 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। यहाँ ऐसी घोषणा कर दी गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। ऐसा ना हो दोस्तों, भगवान ना करे आपको ऐसा हो, लेकिन यहाँ दोस्तों यदि ऐसा हो जाता है तो आपको 1.5 लाख रुपए यहाँ उत्तराखंड सरकार की तरफ से मिलेंगे। ऐसे ही दोस्तों एक न्यूज़ है तो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा पूरी न्यूज़। खेती करते समय दुर्घटना में मृत्यु और विकलांगता पर किसान के आश्रितों को खेती करते वक्त दुर्घटना में मृत्यु और विकलांगता पर किसानों और उनके आश्रितों को अधिक मुआवजा मिलेगा। उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड किसान दुर्घटना बीमा के तहत अब मृत्यु पर 1.5 लाख रुपए देगा। पहले यह राशि 1 लाख रुपए थी। शुक्रवार को विधानसभा में कृषि मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की 35वीं बैठक में अहम निर्णय लिए गए। कृषि वानिकी फिशरी आदि विभिन्न सेक्टरों में स्नातक और उच्च स्नातकों कर रहे किसानों के बच्चे के लिए छात्रवृत्ति की शर्त सरल की गई और छात्रवृत्ति के लिए परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई। बोर्ड छात्रवृत्ति के रूप में 1500 रुपये छात्रवृत्ति देता है। रामनगर में सेल्फ फाइनेंस आधार पर 25 दुकानों के निर्माण का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। जोशी कोसाम के अध्यक्ष कृषि मंत्री गणेश जोशी काउंसिल ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड यानी कोसाम के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। वर्तमान में वे इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। विद्यमान अध्यक्ष केडी भंडारी के हटाने पर यह पद खाली हुआ है। तो दोस्तों यहाँ जो है अब आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे यदि आपके पास यह दुर्घटना हो जाती है आपके साथ। दोस्तों क्या है फैसले ये भी सुन लीजिए। दुर्घटना में अगर 2 या 2 पैर दिव्यांग होने पर 60,000 रुपये के स्थान पर 1 लाख रुपये दिया जाएगा। एक अंग से दिव्यांग होने पर 30 के बजाय 50,000 रुपये मिलेंगे। दिव्यांग दुर्घटना की पात्रता 18 से 60 वर्ष की आयु की शर्त भी समाप्त हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ ये फैसले ले गए हैं, थोड़ा सा सरल कर दिया गया है दोस्तों, जो आपको बाद में यदि आपके पास दुर्घटना हो जाती है आपके साथ तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, ज़्यादा आपको चक्कर ना काटने पड़े। तो यहाँ फैसले को भी यहाँ सरल कर दिए गए हैं, जो उनकी शर्तें हैं तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको लेट ही नोटिफिकेशन दे सकूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।